हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम फीमा चैप्टर 1 का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक 31 से आगे के कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कवर करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 31, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। फीमा के अंडर डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि जो पावर्स लॉ ने सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई को दी हैं, उन पावर्स को ये अथॉरिटीज अपने ऑफिसर्स या अदर अथॉरिटीज को डेलीगेट कर सकती हैं। किंग सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई हर छोटा डिसीजन खुद नहीं ले सकते, इसलिए लॉ उन्हें अलाउ करता है कि वो अपनी कुछ पावर्स नीचे के लेवल पर ट्रांसफर शो कर सकें ताकि फीमा का इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ और फास्ट हो। डेलीगेशन क्यों जरूरी है? डेलीगेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फीमा पूरे देश में अप्लाई होता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। हर केस सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई खुद हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए पावर्स को ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे डिसीजन फास्ट हो, वर्कलोड कम हो, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो। कौन पावर्स डेलीगेट कर सकता है? फीमा के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स ऑफिसर्स या अथॉरिटीज को डेलीगेट कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपनी पावर्स ऑथराइज्ड ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट्स को डेलीगेट कर सकता है। ये डेलीगेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू होती है, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कौन सी पावर डेलीगेट हो रही है, किसको डेलीगेट हो रही है, क्या लिमिट्स और कंडीशंस होंगी। डेलीगेशन का इम्पैक्ट। डेलीगेशन ऑफ पावर्स से फीमा का इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाता है। लोकल लेवल पर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन इफेक्टिव होता है। लेकिन एक बात याद रखो, डेलीगेशन का मतलब पावर का मिसयूज नहीं होता। डेलीगेटेड अथॉरिटी को भी एफीमा के रूल्स और लिमिट्स के अंदर ही काम करना होता है। यहीं टॉपिक 31 कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 32, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज। टॉपिक 32, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज। फीमा के अंडर कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज का मतलब होता है जब कोई कंपनी एफीमा के प्रोविजंस, रूल्स या रेगुलेशंस का वायोलेशन करती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो अपने आप काम नहीं करती, बल्कि डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और ऑफिसर्स के थ्रू काम करती है। इसलिए फीमा ये क्लियर करता है कि जब कंपनी से वायोलेशन होता है तो सिर्फ कंपनी ही नहीं, बल्कि कंपनी के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स भी लायबल होते हैं। कौन कौन लायबल होता है? अगर कंपनी फीमा का वायोलेशन करती है तो फॉलोइंग पर्सन्स लायबल हो सकते हैं। कंपनी इटसेल्फ, एवरी पर्सन जो कंपनी के बिजनेस का इंचार्ज था, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरीज या ऑफिसर्स। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। ऑफिसर तभी लायबल होगा जब वायोलेशन उसकी नॉलेज में था या वायोलेशन उसकी कंसेंट या नेग्लिजेंस से हुआ हो। ऑफिसर अपनी लायबिलिटी से कैसे बच सकता है? फीमा ऑफिसर्स को एक डिफेंस भी की देता है। अगर कोई ऑफिसर प्रूव कर देता है कि वायोलेशन उसकी नॉलेज में नहीं था और उसने ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर केयर फॉलो किया था, तो आज ऑफिसर को लायबल नहीं माना जाता। इस प्रोविजन का पर्पस क्या है? इस प्रोविजन का मेन एम है कंपनीज को एफीमा कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, सीनियर मैनेजमेंट को केयरलेस होने से रोकना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। इससे कंपनीज और उनके ऑफिसर्स दोनों केयरफुल रहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स में। यहीं टॉपिक 32 कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 30, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। टॉपिक 30, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ऑफेंसेस बाय कंपनीज का कॉन्सेप्ट फीमा में इसलिए दिया गया है क्योंकि कंपनी खुद कोई काम नहीं करती, बल्कि अपने डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और ऑफिसर्स के थ्रू काम करती है। इसलिए जब कंपनी से फीमा का ऑफेंस होता है तो सिर्फ कंपनी को ही नहीं, बल्कि कंपनी के की पर्सन्स को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। फीमा कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कंपनी के नाम से कमिट होता है तो कंपनी गिल्टी मानी जाएगी और कंपनी के साथ साथ वो लोग भी कासी लायबल होंगे जो कंपनी के बिजनेस के कंट्रोल में। कौन कौन लायबल होता है? फीमा के अंडर फॉलोइंग पर्सन्स लायबल हो सकते हैं। कंपनी इटसेल्फ, एवरी पर्सन जो ऑफेंस के टाइम कंपनी के बिजनेस का इंचार्ज और रिस्पॉन्सिबल था, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरीज या ऑफिसर्स। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर डायरेक्टर ऑटोमेटिकली लायबल नहीं होता। ऑफिसर की लायबिलिटी कब होती है? कोई डायरेक्टर या ऑफिसर तब लायबल होता है जब ऑफेंस उसकी नॉलेज में था, या ऑफेंस उसकी कंसेंट से हुआ, या ऑफेंस उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। अगर ऑफिसर प्रूव कर देता है कि उससे ऑफेंस के बारे में पता नहीं था और उसने प्रॉपर केयर और ड्यू डिलिजेंस फॉलो की, तो उससे लायबिलिटी से रिलीफ मिल सकता है। इस प्रोविजन का मैं पर्पस
इस प्रोविजन का मैं ऑब्जेक्टिव है कंपनीज को फीमा कंप्लायंस के लिए सीरियस बनाना, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को केयरलेस होने से रोकना, फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स में डिसिप्लिन लाना। इस रूल की वजह से सीनियर मैनेजमेंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को लाइटली नहीं लेता। यहीं टॉपिक 30C कंप्लीट होता है। आगे पढ़ने वाले हैं टॉपिक 34, लायबिलिटी इन केस ऑफ फर्म्स। टॉपिक 34, लायबिलिटी इन केस ऑफ फर्म्स। फीमा के अंडर लायबिलिटी इन केस ऑफ फर्म्स का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है जब पार्टनरशिप फर्म, LLP या एसोसिएशन ऑफ पर्सन से फीमा का वायोलेशन होता है। फर्म खुद एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है जो पार्टनर्स के थ्रू काम करती है। इसलिए लॉ ये क्लियर करता है कि वायोलेशन होने पर सिर्फ फर्म ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स भी लाइबल हो सकते हैं। कौन कौन लाइबल होता है? अगर फर्म फीमा का कॉन्ट्रावेंशन करती है तो फॉलोइंग पर्सन्स लाइबल हो सकते हैं। फर्म इटसेल्फ, हर वो पार्टनर जो ऑफेंस के टाइम फर्म के बिजनेस का इंचार्ज और रिस्पॉन्सिबल था, मतलब जो पार्टनर डे टू डे ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा था, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व था या फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स हैंडल कर रहा था, जो वो लायबल माना जा सकता है। क्या हर पार्टनर ऑटोमेटिकली लायबल होता है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पार्टनर ऑटोमेटिकली लायबल नहीं होता। पार्टनर तभी लायबल होता है जब वायोलेशन उसकी नॉलेज में था या वायोलेशन उसकी कंसेंट से हुआ या वायोलेशन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। अगर कोई पार्टनर ये प्रूव कर देता है कि उसे वायोलेशन के बारे में पता नहीं था और उसने ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर केयर फॉलो किया था, तो उस पार्टनर को लायबिलिटी से रिलीफ मिल सकता है। इस प्रोविजन का पर्पस क्या है? इस प्रोविजन का मैं ऑब्जेक्टिव है पार्टनरशिप फर्म्स को फीमा कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, एक्टिव पार्टनर्स को केयरलेस होने से रोकना। इस रूल की वजह से पार्टनर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेते हैं, स्पेशली जब फॉरेन एक्सचेंज का मैटर हो। यहीं टॉपिक 34 कंप्लीट होता है। ABH पढ़ने वाले हैं टॉपिक 35, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। टॉपिक D, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। फीमा के अंडर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि कोर्ट कब और किस कंडीशन में फीमा के ऑफेंस को ऑफिशियली कंसिडर करेगी। सिंपल वर्ड्स में ये टॉपिक बताता है कि कोर्ट केस कैसे स्टार्ट होता है और कौन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। फीमा एक सिविल लॉ है, इसलिए यहाँ क्रिमिनल लॉज जैसा ऑटोमेटिक FIR सिस्टम नहीं होता। कोर्ट सिर्फ तब कॉग्निजेंस लेती है जब लॉ में दी गई कंडीशंस फुलफिल होती हैं। कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेती है? फीमा के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्ट फीमा के ऑफेंस का कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या ऑथोराइज्ड ऑफिसर कोर्ट के सामने कंप्लेंट फीले ना करे। मतलब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल डायरेक्टली कोर्ट में जाकर फीमा ऑफेंस का केस फाइल नहीं कर सकता। इस प्रोविजन का पर्पस क्या है? इस प्रोविजन का मैं पर्पस है अननेसेसरी और फॉल्स केसेस को रोकना, सिर्फ जेन्युइन और वेरीफाइड केसेस को कोर्ट तक लाना, फीमा के एनफोर्समेंट को डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड बनाना। इससे फॉरेन एक्सचेंज लॉज का मिसयूज नहीं होता और सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहता है। फीमा सिविल लॉ होने का इफेक्ट, क्योंकि फीमा सिविल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑटोमेटिक नहीं होती, कॉग्निजेंस कंट्रोल्ड और ऑथोराइज्ड प्रोसेस से होता है, पेनल्टी और एजुडिकेशन पहले होती है, कोर्ट का रोल लिमिटेड और रेगुलेटेड होता है। यहीं टॉपिक 35 कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 36, पावर ऑफ कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस। टॉपिक 36, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। फीमा के अंडर बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स का मतलब होता है कि सिविल कोर्ट्स को फीमा के सर्टेन मैटर्स में इंटरफियर करने का राइट नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो फीमा एक स्पेशल लॉ है और इसके लिए स्पेशल अथॉरिटीज अपॉइंट की गई हैं। इसलिए जो मैटर्स फीमा के अंडर स्पेसिफिकली अथॉरिटीज को दिए गए हैं उनमें सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार्ड होता है। सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्यों रोका गया है? इस प्रोविजन का मेन पर्पस है फीमा के मैटर्स को स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज के थ्रू हैंडल करना, कंफ्यूजन और डिले को अवॉइड करना, मल्टीपल कोर्ट्स के इंटरफियरेंस को रोकना। अगर हर फीमा केस सिविल कोर्ट में जाने लागे तो डिसीजन स्लो हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स आ सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन वीक हो जाएगा। इसलिए लॉ ने क्लियर कर दिया कि फीमा के मैटर्स सिर्फ फीमा अथॉरिटीज ही हैंडल करेंगी। सिविल कोर्ट किस चीज में इंटरफियर नहीं कर सकती? सिविल कोर्ट्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स में, अपेलेट अथॉरिटीज के प्रोसीडिंग्स में, फीमा के एनफोर्समेंट एक्शंस में इंटरफियर नहीं कर सकती। मतलब कोई भी पर्सन सिविल कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि फीमा अथॉरिटी का ऑर्डर गलत है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन के पास कोई रेमेडी ही नहीं है। रेमेडी अवेलेबल होती है, लेकिन फीमा के अपेलेट मैकेनिज्म के थ्रू
जैसे अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, अपील्स, एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहीं टॉपिक 36 कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 37, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। टॉपिक 37, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। फीमा के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ का मतलब होता है कि अगर फीमा अथॉरिटीज या ऑफिसर्स अपना काम हॉनेस्टली, सिंसियरली और लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो अगर अथॉरिटी ने कोई एक्शन गुड फेथ में लिया है तो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम निकाल भी आए तब भी उस अथॉरिटी को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? गुड फेथ का मतलब होता है कोई बैड इंटेंशन न होना, कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए काम न करना, लॉ के स्कोप के अंदर रहकर एक्शन लेना। अगर ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी के हिसाब से काम किया, फीमा के प्रोविजंस फॉलो किए, सिंसियरली डिसीजन लिया तो उससे गुड फेथ माना जाता है। प्रोटेक्शन किसको मिलती है? ये प्रोटेक्शन मिलती है फीमा के ऑफिसर्स को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिसर्स को, आरबीआई के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड पर्सन्स को, मतलब जो भी अथॉरिटी फीमा के अंडर काम कर रही है, अगर वो गुड फेथ में एक्शन लेती है तो उसके अगेंस्ट सिविल सूट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, पर्सनल लायबिलिटी अप्लाई नहीं होती। इस प्रोविजन का पर्पस क्या है? इस प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव है अथॉरिटीज को फियर फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट देना, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अननेसेसरी लिटिगेशन से बचाना, फीमा का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना। अगर ये प्रोटेक्शन न होती तो ऑफिसर्स डिसीजन लेने से डरते और लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये प्रोटेक्शन अनलिमिटेड नहीं होती। अगर प्रूव हो जाए कि एक्शन बैड फेथ में था, मलाफाइड इंटेंशन थी, पावर का मिसयूज हुआ, तो ये प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होती। यहीं टॉपिक 37 कंप्लीट होता है। आप पढ़ने वाले हैं टॉपिक 30, पावर टू मेक रूल्स। टॉपिक 30, पावर टू मेक रूल्स। फीमा के अंडर पावर टू मेक रूल्स का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो फीमा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बना सके। लॉ एक फ्रेमवर्क देता है और रूल्स इस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर रूल्स एक्सोस डिटेल्ड प्रोसीजर रूल्स बनाने की जरूरत क्यों होती है? रूल्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि फीमा पूरे देश में अप्लाई होता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर सिचुएशन एक्ट में डिटेल में कवर नहीं होती। रूल्स के थ्रू प्रोसीजर्स क्लियर होते हैं, लिमिट्स और कंडीशंस डिफाइन होती हैं, कंप्लायंस इजी हो जाती है। कौन रूल्स बना सकता है? फीमा के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल्स बनाने की। ये रूल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बनाए जाते हैं और पब्लिक डोमेन में पब्लिश किए जाते हैं ताकि सबको पता हो कि क्या फॉलो करना है। रूल्स का स्कोप सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है फॉर्म्स और प्रोसीजर्स के लिए, अप्रूवल्स और परमिशंस के प्रोसेस के लिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, पेनल्टी और कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स के लिए। रूल्स फीमा के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं हो सकते। रूल्स हमेशा एक्ट के स्कोप के अंदर ही बनते हैं। रूल्स वर्सेस रेगुलेशंस, एग्जाम इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशंस आरबीआई बनाता है। दोनों का पर्पस फीमा को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन अथॉरिटी डिफरेंट होती है। यहीं टॉपिक 38 कंप्लीट होता है। अब पढ़ने वाले हैं टॉपिक 39, पावर टू मेक रेगुलेशंस। टॉपिक 13, पावर टू मेक रेगुलेशंस। फीमा के अंडर पावर टू मेक रेगुलेशंस का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को अथॉरिटी दी गई है कि वो फीमा के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए रेगुलेशंस बना सके। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशंस आरबीआई बनाता है। ये रेगुलेशंस प्रैक्टिकल लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए होते हैं। रेगुलेशंस बनाने की जरूरत क्यों होती है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर होते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट्स, फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोविंग और लेंडिंग। इन सबको स्मूथ और कंट्रोल्ड वे में हैंडल करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। ये डिटेल्ड गाइडलाइंस आरबीआई रेगुलेशंस के थ्रू आती हैं। आरबीआई रेगुलेशंस का स्कोप आरबीआई रेगुलेशंस बना सकता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, फॉरेन करेंसी डीलिंग्स के लिए, रिपोर्टिंग और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए, ऑथराइज्ड पर्सन्स के कंट्रोल के लिए। रेगुलेशंस फीमा के प्रोविजंस और गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट नहीं हो सकते।
आरबीआई को हमेशा एक्ट और रूल्स के अंदर रहकर ही रेगुलेशंस बनाने होते हैं। रेगुलेशंस का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आरबीआई रेगुलेशंस की वजह से बैंक्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, बिजनेसेस को क्लैरिटी मिलती है, इंडिविजुअल्स को पता होता है क्या अलाउड है और क्या नहीं। इससे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट रहता है। रूल्स वर्स रेगुलेशंस, रिपीट बट वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए एक बार फिर से याद रखो, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशंस आरबीआई बनाता है। ये डिफरेंस सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। यहीं टॉपिक 39 कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 40 पावर टू इशू डायरेक्शंस। टॉपिक 40 पावर टू इशू डायरेक्शंस। फीमा के अंडर पावर टू इशू डायरेक्शंस का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को अथॉरिटी दी गई है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन्स को टाइम टू टाइम डायरेक्शंस इशू कर सके। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आरबीआई सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं बनाता, बल्कि डेली ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस भी देता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रेगुलेट हो सकें। डायरेक्शंस कौन इश्यू करता है? फीमा के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑथराइज्ड पर्सन्स को डायरेक्शंस इश्यू करता है। ऑथराइज्ड पर्सन्स में मेनली ये इंक्लूड होते हैं बैंक्स, ऑथराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर्स, अदर आरबीआई अप्रूव्ड एंटिटीज। डायरेक्शंस का पर्पस क्या होता है? डायरेक्शंस का मेन पर्पस होता है फीमा के प्रोविजंस का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर डे टू डे कंट्रोल, मिसयूज, इलीगल डीलिंग और नॉन कंप्लायंस को रोकना। आरबीआई डायरेक्शंस के थ्रू बताता है कौन सा ट्रांजैक्शन अलाउड है, कौन सा रिस्ट्रिक्टेड है, क्या रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे कंप्लायंस इंश्योर करनी है। डायरेक्शंस की नेचर आरबीआई के डायरेक्शंस बाइंडिंग होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लग सकती है, उसकी ऑथराइजेशन कैंसिल या सस्पेंड हो सकती है। इसलिए बैंक्स और फॉरेक्स डीलर्स आरबीआई के डायरेक्शंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आरबीआई डायरेक्शंस की वजह से बैंक्स को क्लियर ऑपरेशनल गाइडेंस मिलती है, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को क्लैरिटी मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑर्डरली और डिसिप्लिन्ड रहता है। इससे फीमा का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, फैसिलिटेशन प्लस रेगुलेशन दोनों एक साथ। यहीं टॉपिक 40 कंप्लीट होता है और इसके साथ फीमा चैप्टर 1 पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहीं पर फीमा चैप्टर 1 का पार्ट 4 यानी टॉपिक 31 से टॉपिक 40 कंप्लीट होता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट टॉपिक 41 से आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।